गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के सामने एक सबसे अच्छा टॉपिक, धाकड़ टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है महान्यायवादी। ठीक है। बहुत सारे लोग महान्यायवादी हो गया, जिसको महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल हो गया, एक एडवोकेट जनरल हो गया। तो बहुत सारे लोग इन तीनों में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल में कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या होगा यहाँ पे। कुछ करना कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं और एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉलिसिटर जनरल को छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को अभी छोड़ देते हैं तत्काल में। अब यहाँ पे आते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच। ठीक है। महान्यायवादी जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो सेंट्रल का रहता है, जस्ट उसी तरह से महाधिवक्ता जो है ये आर्टिकल 165 में आता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और यह सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अब यहाँ पे देखिए, महान्यायवादी भी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल भी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो रहता है, सेंट्रल का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी रहता है और महाधिवक्ता ये स्टेट का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी रहता है। दोनों में देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर यही है कि ये सेंट्रल है और ये स्टेट का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सॉलिसिटर जनरल जो रहता है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए रहता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, हम लोग पढ़ते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि महान्यायवादी एक स्वतंत्र पद है और संविधान की उपज है। महान्यायवादी एक स्वतंत्र पद है और संविधान की उपज है। ये देखिए, महान्यायवादी को हम क्या कहते हैं, कानूनी अधिकारी कहते हैं। महान्यायवादी को क्या कहते हैं, कानूनी अधिकारी, जिसका गठन 28 जनवरी 1950 में हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं, संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 76 के तहत पद का सृजन भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी एवं भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने के साथ साथ एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और एससी यानी कि हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी नियुक्ति आता है आर्टिकल 176 के तहत, आर्टिकल 76 के 1 के तहत आता है, जिससे संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पे एक चीज पॉइंट देने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का मर्जी रहा तब तक ये रहेगा। और अगर इसे अपने पद से हटना है तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी हट सकता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक मैटर क्या है, इम्पोर्टेंट एक बात है कि जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या उसे बदल दिया जाता है तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के सिफारिश से की जाती है। यहाँ पे बात है कि जब सरकार है, ठीक है, कोई सरकार है, जब हट जाती है तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना पड़ता है। महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के सिफारिश से की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट कौन करता है। ठीक है, पेमेंट राष्ट्रपति निर्धारित करता है। भारत के जो प्रेसिडेंट है वही इसका जो पेमेंट निर्धारित करते हैं कि महान्यायवादी का पेमेंट कितना होगा। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं योग्यता के बारे में। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी योग्यता वही होना चाहिए जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रहता है, वही भारत के अटॉर्नी जनरल
यानी कि भारत का न्यायवादी बनने की योग्यता रहता है, जो आर्टिकल 124 का 3 में आता है, जो आर्टिकल 124 का 3 में आता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि किसी भारत का कोई भी पद है उसे बनने के लिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनता है, तो न्यायाधीश बनने के लिए उसको कम से कम 5 वर्षों तक, सॉरी न्यायाधीश नहीं, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए उसको 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पे रहना चाहिए, ठीक है। या 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पे, या 10 वर्षों तक वकालत करना चाहिए। अगर 10 वर्षों तक कोई हाई कोर्ट में वकालत कर लेता है तो भारत का न्यायाधीश बन सकता है, और वैसा व्यक्ति को ही भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आता है कि उसकी योग्यता में आता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता यानी कि जूरिस्ट होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेता यानी कि जूरिस्ट हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसका अधिकार और कर्तव्य क्या है। महान्यायवादी का अधिकार और कर्तव्य क्या है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पे, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पे भारत सरकार को विधिक सलाह दे, भारत सरकार को विधिक सलाह दे। इसका विवरण मिलेगा आपको आर्टिकल 76 का 2 में। देखिए जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय कहता है उस पर भारत सरकार को विधिक सलाह देता है, और अन्य कर्तव्यों का भी पालन करता है। अब देखिए उन कृतियों का, यानी कि उन कृतियों का पालन करे जो संविधान द्वारा जो संविधान द्वारा लिखा है, या तत्समय जो वर्तमान समय का प्रयुक्त विधि द्वारा उसे प्रदान किया गया, जो वर्तमान समय में जो उसे कानून बनता है उसके द्वारा वो प्रदान किया गया हो, तो उन कृतियों का भी पालन करेगा, ठीक है। अब देखिए कृतियों के निर्वहन हेतु सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। सभी न्यायालयों में कोई भी देश का, कोई भी राज्य का, सॉरी मतलब इंडिया का ही कोई भी न्यायालय हो उसमें सुनवाई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध जितने भी मामला प्रस्तावित होता है, ठीक है, जितने भी मामला प्रस्तावित होता है सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। क्या होता है देखिए यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? भारत का महान्यायवादी उपस्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं करेगा। मतदान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट बात है कि भाग ले सकता है, बोल सकता है, देखिए सॉरी यहाँ पे छूट गया था, बोल सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जस्ट इसी तरह सेम है कि जब संयुक्त बैठक होता है या किसी भी समिति की, संसद की किसी समिति में भी वो भाग ले सकता है, बोल सकता है और मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब वो संसद की बैठक में भाग लेता है तो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्य का विशेषाधिकार और मुक्तियां मिलती है वही भारत के महान्यायवादी को भी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पहले पिछले मैंने बताया था कि सहायता हेतु सॉलिसिटर जनरल जो रहता है, देखिए यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल जो रहता है महान्यायवादी, यानी कि भारत के महान्यायवादी की सहायता हेतु रहता है। भारत के महान्यायवादी की सहायता हेतु एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्त किया जाता है। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो यहाँ पे तुषार मेहता है। भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन था? सीके दफ्तरी। प्रथम सॉलिसिटर जनरल आपका सीके दफ्तरी था। ये देखिए ये भी है, एक कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार व्यक्ति होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका एग्जाम में कि जो सॉलिसिटर, क्वेश्चन पूछ देगा आपका
कि भारत का दूसरा कानूनी अधिकारी कौन होता है, भारत का दूसरा कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है कि जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी ये क्या है, ये संविधान की उपज है, महान्यायवादी संविधान की उपज है, तथा सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार द्वारा सृजित किया जाता है। ये संविधान की उपज है, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार द्वारा सृजित किया जाता है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल का संविधान में उल्लेख नहीं है, सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट है कि इंग्लैंड या अन्य देशों में महान्यायवादी एक राजनीतिक पद है, महान्यायवादी एक राजनीतिक पद है, यानी कि जो वहाँ का जो लॉ मिनिस्टर रहता है, जो कानून मंत्री रहता है, विधि मंत्री रहता है, वही महान्यायवादी का कार्य करता है। जब वहाँ का महान्यायवादी का कार्य करेगा तो मंत्रिमंडल का सदस्य तो होगा ही। ठीक है, लेकिन इंडिया में स्थिति जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। क्या है कि ये महान्यायवादी को एक स्वतंत्र पद, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि महान्यायवादी एक स्वतंत्र पद है और संविधान की उपज है, इसलिए एक कोई मंत्री नहीं रहता है। ठीक है, ये जो भारत का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रहता है वही भारत का मंत्री बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, महान्यायवादी जो है ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, न ही सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या महान्यायवादी सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है, तो आपका आंसर होगा कि न, यानी कि नहीं। ठीक है, इसलिए उसे निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि महान्यायवादी जो है सरकारी कर्मी नहीं है, उसे निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जाता है। किंतु जब उसे निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जाएगा तो भारत सरकार के विरुद्ध किसी को सलाह नहीं देगा, वो भारत सरकार के विरुद्ध किसी को सलाह नहीं देगा, न ही किसी मुकदमे की पैरवी करेगा। ठीक है, साथ ही वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में अभियुक्तों का बचाव नहीं करेगा, किसी आपराधिक मामले में अभियुक्तों का बचाव नहीं करेगा, और कंपनी के संचालक पद पर नियुक्त नहीं होगा, यानी कि उसे कंपनी के संचालक पद पे नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पद क्या है कि पद की समाप्ति के बाद कोई पद धारण नहीं करेगा। महान्यायवादी जो है पद की समाप्ति के बाद कोई पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारत के कुछ महान्यायवादी है। भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़ थे, और सबसे अधिक दिनों तक, सर्वाधिक दिनों तक महान्यायवादी के पद पे यही रहे थे MC शीतलवाड़। और बहुत सारे महान्यायवादी हैं, CK दत्तरी है, निरेंडे हैं, गुप्ता है, सिन्हा है, पराशरन है, सूर्यबाजी है, रामास्वामी है, के बनर्जी है, देसाई है, सूर्यबाजी। फिर देखिए यहाँ पे जो है सूर्यबाजी जो है दोबारा आए हैं, अब मिलन के बनर्जी भी दोबारा आए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, तो KK वेणुगोपाल है, जो भारत के 15वां महान्यायवादी हैं, जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2017 से हुई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो कुछ कंफ्यूजन में लोग रहता है। देखिए यहाँ पे है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद परंत रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि पूछ देगा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना रहता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि महान्यायवादी, महाधिवक्ता ये सब का कार्यकाल राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।